चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी पहली थ्योरी के बारे में, जो कि आपकी है ओस्टवाल्ड थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ओस्टवाल्ड थ्योरी आपकी डेवलप की गई थी डब्ल्यू ओस्टवाल्ड के द्वारा, जिनका नाम क्या है, विल्हम ओस्टवाल्ड। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं वो आपके या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं। यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी acid base indicators are either weak organic acid or weak organic base। साथ ही साथ आगे लिखा है the unionized molecules of the indicators in the solution are of one color and the ions obtained by their separation are of another color। यानी कि जो इंडिकेटर की अनआयोनाइज्ड फॉर्म होती है, यानी कि जो मोलिकुलर फॉर्म होती है, उसमें उसका अलग कलर होता है। जो उसकी आयोनाइज्ड फॉर्म होती है, जब वो अपने आयंस में टूट जाता है, आयंस में सेपरेट हो जाता है, ठीक है, तो उसका कुछ अलग कलर होता है। इसी बिहाफ पर आपकी ये थ्योरी बात करती है कि आपका जो इंडिकेटर है वो आपका अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अलग कलर देता है और आयोनाइज्ड फॉर्म में अलग कलर देता है। अब ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म आपकी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द इंडिकेटर पे। अगर इंडिकेटर आपका वीक ऑर्गेनिक एसिड है तो वो एसिडिक फॉर्म में आपका अनआयोनाइज्ड रहेगा। अगर आपका इंडिकेटर वीक ऑर्गेनिक बेस है तो वो बेसिक मीडियम में क्या रहेगा, अनआयोनाइज्ड रहेगा। लेकिन वीक ऑर्गेनिक एसिड जैसे ही आपका बेसिक मीडियम में एंटर करता है तो वो आयोनाइज्ड हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके वो अपना कलर शो करता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अगर आपका इंडिकेटर वीक ऑर्गेनिक बेस है तो जैसे ही वो एसिडिक मीडियम में एंटर करेगा तो वो अपना कलर चेंज कर देगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लॉ ऑफ मास एक्शन। आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब क्या है कि आपकी रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड हो रही है, कितनी बैकवर्ड हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक रिएक्शन है A + B = C + D, और ये रिएक्शन क्या है, आपकी रिवर्सिबल है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है, आगे की तरफ बढ़ रही है, ये आपकी बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, ये आपकी पीछे की तरफ बढ़ रही है। तो अगर मैं इसका लॉ ऑफ मास एक्शन निकालूं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी डिपेंड करती है किस पर, ये आपकी डिपेंड करती है किस पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ द ए एंड बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, इस पर डिपेंड करती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, तो ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, यानी कि देखो सिंपल सी बात है, अगर ए और बी आपके ज्यादा मात्रा में होंगे तो ज्यादा मात्रा में आपका क्या बनेगा, सी और डी बनेगा। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी आगे की तरफ होगी, रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड होगी। अगर कंसंट्रेशन आपकी सॉल्यूशन के अंदर सी और डी की ज्यादा होगी तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड होगी, बैक मूव करेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है आपके, ए और बी। ठीक है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपके प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहे हैं। अगर मैं सिंबल को हटाना चाहता हूँ तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। इस तरीके से आपका आएगा। दूसरा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है पर फिर भी हम समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं कि आपकी इक्वेशन, आपकी जो ये रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुकी है। इक्विलिब्रियम मतलब कि जितना आपका ए बी से सी डी बन रहा है उतना ही आपका सी डी से ए बी बन रहा है, यानी कि दोनों तरफ से बराबर हो चुकी है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा आपका, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा आपका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी बराबर हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, यानी कि के एफ ए बी इज इक्वल टू के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनटू सी एंड डी, इनटू सी एंड डी। ये आपका आ जाएगा। आपको पता है सिंपल, आप क्या करोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पे ये रख दोगे और रेट ऑफ बैकवर्ड की जगह पे ये रख दो, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, के एफ डिवाइडेड बाई के बी इज इक्वल टू द रेट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी इंटू डी डिवाइडेड बाई
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इंटू बी। ठीक है, अब इन दोनों को हम मान लेते हैं Kc। ठीक है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ये कंप्लीट आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कि आपका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम में वो किस पर डिपेंड करेगा, पूरी रिएक्शन पर, यानी कि कंसंट्रेशन इधर जाता है या इधर जाता है, इन दोनों के रेशियो पर ये डिपेंड करता है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये समझाना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपके आगे काम आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बेसिकली, जैसे कि आपकी थ्योरी बोल रही है कि इंडिकेटर आपके दो तरह के होते हैं। वेट अ मिनट, थ्योरी आपकी कह रही है कि इंडिकेटर आपके दो तरह के होते हैं, या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं। मान लेते हैं हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं वीक ऑर्गेनिक एसिड का। दिस इज द HIN। इस तरीके से मैं इसको इंडिकेट कर सकता हूँ। जब आपका ये डिसोसिएट होगा, क्योंकि ये वीक है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जितना आगे बढ़ेगा उतना ही पीछे होगा। ठीक है, इसी पे क्या होगा आपका, ये डिसोसिएट होगा H+ आयन में और IN- आयन में। ठीक है, एक आपका H+ बनेगा क्योंकि एसिडिक है तो H+ जरूर देगा, दूसरा IN- और IN- ही आपका कलर शो करता है। मान लेते हैं ये इसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, और ये आपकी आयोनाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं साथ के साथ कि ये आपका एग्जाम्पल है फिनोप्थलीन का। तो फिनोप्थलीन आपका ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है जो कि कलरलेस होता है, और ये आपकी आयोनाइज्ड फॉर्म है जो कि आपका पिंक कलर शो करती है। आगे चल के अगर हम इसका लॉ ऑफ मास एक्शन निकालते हैं तो K इंडिकेटर यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर, ये आपका बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो अभी आपने सीखा। प्रोडक्ट क्या है आपके, H+ है और आपका IN- है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि आपका क्या है, HIN। ठीक है, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, ये हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। H+ को हम इधर लेके आते हैं, H+ कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू द, इसको हम इधर लेके आते हैं तो KIN इंटू HIN, ये इसके साथ में जाएगा, ये इधर आएगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ IN-। ऐसे आपका हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम log लेते हैं। ठीक है, टेकिंग नेगेटिव log ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, नेगेटिव log लेते हैं। तो आपका यहाँ पर माइनस log H+ इज इक्वल टू माइनस log KIN इंटू HIN डिवाइडेड बाई IN। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, IN हो जाएगा। तो आपका जो ये होता है माइनस log H+ आयन कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं pH। क्या बोलते हैं इसको, pH। और जो माइनस, इसको हम थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, माइनस log KIN प्लस, ठीक है, आपका ये अंदर जाएगा तो माइनस में होगा और बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो log HIN डिवाइडेड बाई IN। ठीक है, सिंपल हम इसको बोल देते हैं log HIN डिवाइडेड बाई IN। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपका माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि pH इज इक्वल टू द PKIN, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। ये आपका क्या हो गया, pH हो गया, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, आपको इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है कि माइनस log H+ आयन का मतलब क्या होता है, pH, और माइनस log KIN का मतलब क्या होता है, PKIN, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर, एंड माइनस log HIN डिवाइडेड बाई IN। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, IN-, तो pH इज इक्वल टू PKIN, तो रिवर्स करेंगे तो आपका ये प्लस में हो जाएगा, माइनस आपका प्लस में हो जाएगा, तो log IN आपका ऊपर आ जाएगा, IN- डिवाइडेड बाई HIN। ये समझ गए आप लोग। हमने क्या किया, सबसे पहले रिएक्शन ली, इंडिकेटर को हमने किसी सोलवेंट में डिसोल्व किया, फॉर एग्जांपल वाटर में डिसोल्व किया। अब वाटर को हम कांस्टेंट मानते हैं तो वाटर को हमें यहाँ रिएक्टेंट में लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट निकालते हैं जो कि आपने अभी देखा लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये करके हमने थोड़ा और सोल्व किया। इस H प्लस को हम इधर लेके आ गए। जैसे ही आपका ये H प्लस इधर जाएगा, ये आपका H प्लस ऐसे आएगा और ये आपका ऐसे जाएगा, तो H प्लस आपका इधर आएगा KIN इंटू HIN हो जाएगा और डिवाइड में आपका क्या चला जाएगा IN माइनस। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में इधर भी और इधर भी हम अपना नेगेटिव लॉग लेते हैं। नेगेटिव लॉग लेने के बाद ये आपका हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस IN इज इक्वल टू द माइनस लॉग ब्रैकेट में आपका KIN यानी कि इंडिकेटर इंटू HIN अनआयोनाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाई IN। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि माइनस लॉग H प्लस IN कंसंट्रेशन को हम pH बोलते हैं और माइनस लॉग KN को हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर PKIN माइनस लॉग HIN डिवाइडेड बाई IN माइनस। अब क्या होगा आपका, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो आपका यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस से ये पॉजिटिव हो गया और IN माइनस आपका ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। ये रिएक्शन आपको बता रही है कि जो कलर चेंज होता है, ठीक है, इंडिकेटर का जो कलर चेंज होता है वो डिपेंड करता है रेशियो ऑफ द आयोनाइज्ड फॉर्म एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर, कि आपके सॉल्यूशन में इंडिकेटर की आयोनाइज्ड फॉर्म कितनी है और उसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म कितनी है। आयोनाइज्ड फॉर्म होगी तो वो कलर चेंज करेगा, अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा होगी तो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ HPH, ये आपका क्या है फिनोप्थलीन, तो ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा और ये आपका H प्लस प्लस pH माइनस में टूट जाएगा। आप इसको डिसोल्व करते हैं एसिड के साथ में, मान लेते हैं HCl के साथ में, तो HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो ये आपका H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। जैसे ये टूटेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपके कॉमन आयन इफेक्ट शो हो रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब है जब प्रोडक्ट में किन्हीं दो रिएक्शन के प्रोडक्ट में आपके सेम आयन हो और दोनों के दोनों आपके क्या हो, एक ही कंपार्टमेंट में हो, एक ही सॉल्यूशन के अंदर हो, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट शो हो रहा है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, H प्लस की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ रही है। तो ये H प्लस क्या करेगा, इस pH माइनस के साथ में दोबारा रिएक्शन करना शुरू कर देगा। तो H प्लस प्लस pH माइनस आपका क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। आपका क्या होगा, आयोनाइज्ड फॉर्म से क्या बन रहा है, दोबारा अनआयोनाइज्ड फॉर्म बन रही है। और अभी आपने यहाँ पे क्या जाना कि अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म होगी तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज नहीं करेगा। तो आपका जो वीक एसिडिक इंडिकेटर होता है वो एसिड के साथ में कलर क्यों नहीं चेंज करता, क्योंकि यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट आपका आ जाता है। इसी के साथ साथ हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल HPH, दूसरा H प्लस प्लस pH माइनस, दिस इज द फिनोप्थलीन। हम यहाँ पे ले लेते हैं NaOH, ठीक है, ये आपका टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका कोई भी कॉमन आयन नहीं है, यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे pH माइनस है, यहाँ पे OH माइनस है, तो कोई भी कॉमन आयन इफेक्ट ना होने की वजह से आपका जो ये pH माइनस है ये आपका आयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा, ये रिएक्शन आपकी रिवर्स नहीं होगी। तो आयोनाइज्ड फॉर्म होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपका पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू द ओस्टवाल थ्योरी। इसके बाद हम एक वीक बेस इंडिकेटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। मान लेते हैं वीक बेस इंडिकेटर का हमारे पास में एग्जांपल है INOH, ठीक है। तो INOH को जब हम डिसोसिएट करते हैं, क्योंकि ये वीक है तो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा, तो आपका IN प्लस प्लस OH माइनस इस तरीके से ये टूटेगा। आपका टूटने के बाद में अगर हम इसका लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके कांस्टेंट निकालते हैं तो आपका K इंडिकेटर इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि IN प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि आपका क्या है INOH, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगेन इस OH माइनस को इधर लेके आते हैं, OH माइनस आपका इधर चला गया, तो आपका क्या होगा, ये KIN इसके साथ में जुड़ जाएगा, KIN इंटू INOH डिवाइडेड बाई IN प्लस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ लोग लेना है, तो मैं यहाँ पर माइनस लोग लगा देता हूँ,
और यहाँ पर भी माइनस लोग लगा देता हूँ, ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। तो माइनस लोग OH माइनस को हम बोलते हैं POH, पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोक्सी आयन। जैसे कि माइनस लोग H प्लस आयन का मतलब क्या था, PH, तो माइनस लोग OH माइनस का मतलब क्या होता है, POH। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलर जैसे हमने पहले किया था, माइनस लोग KIN को हम बोलते हैं PKIN, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर, इनटू माइनस लोग, इनटू नहीं, माइनस लोग INOH डिवाइडेड बाई IN प्लस। ठीक है, सेम जैसे हमने पहले किया था ऐसे आ गया, बस यहाँ पे H की जगह पे आपका OH आ गया है। ठीक है, अब ये आपका PH हो गया, ये आपका ये हो गया। हम इसको रिवर्स करेंगे तो आपका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी POH इज इक्वल टू PKIN प्लस लोग, आयोनाइज्ड फॉर्म आपकी ऊपर चली जाएगी IN प्लस डिवाइडेड बाई INOH। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो कलर चेंज होना है इंडिकेटर का वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस रेशियो पर। ठीक है, अब अगर आपकी आयोनाइज्ड फॉर्म में इंडिकेटर रहेगा तो वो अपना कलर चेंज करेगा, अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, टूटेगा नहीं अपने आयनों में, तो वो कलर चेंज नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं मिथाइल ऑरेंज का, दिस इज द मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा और आपका Me प्लस और OH माइनस में टूटेगा। इसको अगर हम डिसोल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, NaOH के साथ में डिसोल्व करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं करेगा, सीधी आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। तो ये आपका टूट जाएगा Na प्लस और OH माइनस में। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट, दो आयन आपके कॉमन हो गए, OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ये OH माइनस आपका अगेन Me प्लस के साथ में रिएक्शन करके दोबारा क्या बनाएगा आपका MEOH, यानी कि बेसिक मीडियम में आपका वीक ऑर्गेनिक बेस इंडिकेटर आपका अनआयोनाइज्ड ही रहेगा, अपना कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ MEOH, अगेन मिथाइल ऑरेंज को लेता हूँ जो कि आपका Me प्लस और OH माइनस में टूट रहा है। ठीक है, हम इसको डिसोल्व कर लेते हैं HCl के साथ में, एसिड के साथ में, तो क्या होगा आपका H प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई भी कॉमन आयन नहीं है, ये आपका Me प्लस है, ये आपका H प्लस है, ये OH माइनस है और ये Cl माइनस है, यानी कि आपका कोई भी आयन इसकी कंसंट्रेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये आयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका कलर जनरेट होता है जो कि आपका होता है येलो कलर। ठीक है, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ये अपनी ओरिजिनल कलर में रहेगा जो कि इसका ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज या समटाइम कॉल्ड रेड। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो एसिड में अपना कलर चेंज क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट आता है। और वीक ऑर्गेनिक बेस क्यों नहीं करते, क्योंकि बेसिक मीडियम में उनके साथ में कॉमन आयन इफेक्ट दिखता है। ठीक है, इसी कारण से जैसे आप ऑपोजिट मीडियम में उसको डिसोल्व करते हैं, ठीक है, एसिड को बेस में डिसोल्व करते हैं, या एसिडिक इंडिकेटर आपका बेसिक मीडियम में एंटर करेगा, तो क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट को, वहां पर कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से इंडिकेटर आपका आयनिक फॉर्म में रिमेन रहेगा और आपका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर आपके आयनिक फॉर्म में अपना कलर चेंज करते हैं। यही आपका बताया है ओस्टवाल्ड ने। ठीक है, ओस्टवाल्ड ने क्या बताया है कि आपका इंडिकेटर जब तक अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा वो कलर चेंज नहीं करेगा, अपने ओरिजिनल कलर में रहेगा। ठीक है, जब तक वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जब वो आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो अपना कलर चेंज कर देता है। यही आपको ओस्टवाल्ड थ्योरी बताती है। इसमें आपने इसका डिसोसिएशन देखा कि कैसे डिसोसिएशन होता है, आपने पता किया कि इसी रेशियो पर आपका डिपेंड करता है कलर का चेंज होना। ठीक है, क्योंकि आपको क्या बताया गया है कि एसिड बेस इंडिकेटर आपके डिपेंड करते हैं POH पे या pH पे, और ये pH और OH आपके डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, इस रेशियो के। तो इसी रेशियो पर क्या होता है, आपका कलर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कलर आपका pH पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने रिएक्शन इसकी डेफिनेशन में देखा था कि इट डिपेंड द चेंज ऑफ कलर डिपेंड ऑन द चेंज इन pH। pH में चेंज होगा, अगर आप इसको चेंज करते हो तो इसके रेशियो में चेंज होगा, यानी कि आयोनाइज्ड बढ़ेंगे या घटेंगे, जिसकी वजह से आपका इंडिकेटर का कलर आपका फ्लक्चुएट हो सकता है। वो कलरलेस भी रह सकता है और कलर भी जनरेट कर सकता है, मतलब वो अपने ओरिजिनल कलर में भी रह सकता है और अपना कलर भी चेंज कर सकता है। किसके बेस पर, इस रेशियो पर डिपेंड करके। फिर हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया जहाँ पर हमने देखा कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में।
अगर आप सेम नेचर के इंडिकेटर को सेम नेचर के सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे कि बेसिक को बेसिक में डालते हैं, तो कॉमन आयन इफेक्ट शो होगा क्योंकि OH- दोनों के पास है, जिसकी वजह से आपके इंडिकेटर दोबारा क्या होगा, अनआयोनाइज्ड हो जाएगा, टूटने के बाद दोबारा अपने मोलिकुलर फॉर्म में आ जाएगा, जिसकी वजह से कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको डालते हैं एसिड में तो वहाँ पर कोई OH- नहीं होता है एसिड के पास में, जिसकी वजह से वो आयनिक फॉर्म में रिमेन रहेगा और अपना कलर चेंज करेगा। एंड सेम आपका वाइस वर्सा होता है एसिडिक इंडिकेटर के लिए। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द ओस्टवाल्ड थ्योरी। इसके बाद हम क्यूनोनॉइड थ्योरी या फिर रेजोनेंस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहता है सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। आपको लॉ ऑफ मास एक्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले मैंने आपको एसिड बेस के बारे में नहीं बताया है कि एसिड बेस की थ्योरीज कौन कौन सी है, क्या क्या बताती है, जैसे कि आपकी आर्हेनियस थ्योरी, आपकी ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी, लिवाइस थ्योरी, उसानोविस थ्योरी, लक्स-फ्लड थ्योरी, इन सब के बारे में आपको इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है। आपको डिटेल में वहाँ पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, टाइट्रेशन पढ़ाना। तो टाइट्रेशन का जो बेसिक्स है वो आपकी केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका होगा क्योंकि वहाँ पर आपकी ये पहले ही आई थिंक दूसरी यूनिट होती है, तो एसिड बेस के बारे में आपको वहाँ पढ़ना है। अदरवाइज इससे आगे की बातें कि लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे अप्लाई करके हम इसका डिसोसिएशन पता करते हैं वो हमने यहाँ पर बात की। आगे हम बात करते हैं क्यूनोनॉइड और रेजोनेंस थ्योरी के बारे में। एंड थैंक यू सो मच।